हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म या फिर फ्रेंडलिक का अधिशोषण समतापी वक्र पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अगर देखा जाए तो ये और कुछ नहीं है, ये जो आपका एडजॉर्प्शन है या जिसको हम हिंदी में अधिशोषण बोलते हैं, ये क्या है? ये वेरिएशन है किसके साथ? प्रेशर के साथ। ठीक है, तो फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है? और कुछ नहीं है। फ्रेंडलिक का अधिशोषण समतापी वक्र और कुछ नहीं है बल्कि एडजॉर्प्शन अधिशोषण का प्रेशर या दाब के साथ वेरिएशन है कि कैसे हम दाब बढ़ाएंगे, कैसे प्रेशर बढ़ाएंगे घटाएंगे, तो हमारा एडजॉर्प्शन या अधिशोषण कैसे बदलेगा। ठीक है, उसके पहले एक और टर्म आता है यहाँ पे, आइसोथर्म। तो आइसोथर्म का अगर आप देखा जाए मीनिंग, तो ये दो वर्ड से मिलके बना है। ठीक है, ये आइसो मतलब एक, इसी को हिंदी में बोलते हैं समतापी। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि ये जो हेडिंग पड़ी हुई है, ये जो टॉपिक है, इसके जो वर्ड्स हैं, इसकी मीनिंग क्या है, इसके शब्दों का मतलब क्या है, ये यहाँ पे देख लेते हैं। आइसो का मतलब एक होता है और थर्म का मतलब आप बिल्कुल क्लियर हैं, टेम्परेचर। ठीक है, तो एक कोई ऐसा कर्व, एक कोई ऐसा वक्र जो कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे खींचा गया हो, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई एक प्रॉपर्टी जब पढ़ी जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोथर्म बोलते हैं। ठीक है, एडजॉर्प्शन आप जानते हैं क्या होता है? एडजॉर्प्शन या अधिशोषण क्या होता है? किसी एक सतह पर किसी दूसरे पदार्थ का चिपकना। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन अदर पार्टिकल इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। ये आपने पहले पढ़ रखा है। ठीक है, अभी फ्रेंडलिक नाम है, साइंटिस्ट का नाम है। क्लियर है? चलिए अब हम आते हैं अपने वापस जो हम लोग का टॉपिक है उस पर आते हैं। तो क्या है, आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि डिस्कस द एडजॉर्प्शन विद द प्रेशर, डिस्कस द वेरिएशन ऑफ एडजॉर्प्शन विद द प्रेशर, या फिर अधिशोषण का दाब के साथ क्या परिवर्तन होता है उसको आप प्रदर्शित करें। तो आप ये भी एक हेडिंग देख लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि वेरिएशन ऑफ एडजॉर्प्शन विथ प्रेशर, या फिर अधिशोषण का दाब के साथ परिवर्तन। क्लियर है? अधिशोषण का दाब के साथ परिवर्तन। तो हम इस टॉपिक में यही चीज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? चलिए अब आते हैं, होता क्या है, कैसे होता है। जैसे मान लीजिए आपको बताया था, ये मेरा वाला हाथ जो आपका है, ये क्या है? सतह है। किसकी सतह है? अधिशोषक की सतह है, एड्सॉर्बेंट की सरफेस। ठीक है, इस पे अधिशोषण होना है, इस पे एड्सॉर्प्शन होना है। तो जो एड्सॉर्बेट है, जो अधिशोष्य है, अभी वो फिलहाल यहाँ पे जो धूल के कण है, जो डर्ट पार्टिकल्स है, वो यहाँ कहीं हवा में तैर रहे हैं। ठीक है, अब जब वो हवा में तैर रहे हैं, वो आ नहीं रहे हैं नीचे, वो अपने से आ नहीं रहे हैं। ठीक है, आप दूसरे हाथ से अगर प्रेशर लगाएं, ठीक है, अगर आप दूसरे हाथ से प्रेशर लगाएं तो आप देखेंगे कि वो जो धूल के कण पहले हवा में थे, वो अब क्या हो रहे हैं? वो अधिशोष्य, वो एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल एड्सॉर्बेंट सरफेस की तरफ मूव करते हैं, अधिशोषक की तरफ गति कर रहे हैं। और जब आप प्रेशर बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो एक ऐसी कंडीशन आती है कि अधिशोष्य एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स क्या होता है? एड्सॉर्बेंट सरफेस, अधिशोषक की सतह पर चिपक जाते हैं, और चिपकना ही क्या कहलाता है? एडजॉर्प्शन कहलाता है। क्लियर है? तो हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे पास एक सरफेस थी, हमारे पास एक सतह थी। ये सतह क्या है? ये जो सतह है, ये किसकी सतह है? ये है एड्सॉर्बेट की। ठीक है, अधिशोषक की सतह ये हमारी है। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारे
अधिशोष्य के कण हैं, डर्ट पार्टिकल्स हैं, एड्जॉर्बेट हैं, जिनका एड्जॉर्प्शन यहाँ पे होना है। ठीक है, ये क्या है? अधिशोष्य, एड्जॉर्बेट। ठीक है, ये है। अभी आपको हमने बताया कि अगर आप प्रेशर अप्लाई करें, ठीक है, अगर आप अधिशोष्य के कणों पर एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल्स पर प्रेशर अप्लाई करें, ठीक है, तो जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि ये जो अधिशोष्य के कण हैं, एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल हैं, ये किधर मूव करेंगे? इस एड्जॉर्बेंट सरफेस की तरफ मूव करेंगे, इस अधिशोषक की तरफ मूव करेंगे, अधिशोषक की सतह की तरफ ये मूव करेंगे। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जब आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो एक ऐसा कंडीशन आएगा ना कि अधिशोष्य के कण, एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल एड्जॉर्बेंट सरफेस के कांटेक्ट में आ जाएंगे, अधिशोषक के कांटेक्ट में आ जाएंगे, और कांटेक्ट में आ जाएंगे तो वान डेर वाल्स फोर्स इतना एनफ होता है कि वो उनका एड्जॉर्प्शन या अधिशोषण कर सके। ठीक है, तो यही पूरा काम आप यहाँ पे पढ़ेंगे। दूसरी चीज, ये जो अधिशोषक हैं, ठीक है, इनकी सतह पर हमने दिखाया है आपको कुछ एक, ये जो सर्किल दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं पोर्स। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? पोर्स बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं एक्टिव साइट्स, या फिर हिंदी में बोलते हैं छिद्र। ठीक है, कोई भी एड्जॉर्बेंट सरफेस, कोई भी अधिशोषक की सतह जो होती है, उसकी सरफेस पे, उसकी सतह पे ये पोर्स, एक्टिव साइट या छिद्र जो भी आप कहें, उनका होना कंपलसरी होता है, तभी एड्जॉर्प्शन या अधिशोषण हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इन्हीं साइट्स पर, इन्हीं छिद्रों में अधिशोष्य के कण, एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल जाके चिपकते हैं। ठीक है, हमारे हाथ की सतह पर, हमारे जो सरफेस है हाथ का, ठीक है, उस पे जो लाइंस बनी हुई है, हाथ की रेखाएं, ठीक है, वो भी आपका ये पोर्स या एक्टिव साइट या छिद्र का काम कर सकती हैं। कोई एक रफ सरफेस होनी चाहिए। ठीक है, अगर बिल्कुल आप समझिए कि एक आप पेंट की हुई दीवार है, ठीक है, बिल्कुल एकदम ऑयल पेंट है, आप उस पर अगर धूल देखें तो बहुत कम धूल चिपकती है। क्यों? क्योंकि वो सरफेस बहुत स्मूथ है, बहुत क्लीन है। ठीक है, अभी आप एक ऐसी दीवार देखें जो बस चूने से पेंट हुई हो, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, वो दीवार क्या होती है? रफ होती है। उस दीवार पर धूल के कण जो होते हैं, डर्ट पार्टिकल, आसानी से एड्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, तो हम ये कंक्लूजन निकालते हैं, ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जिस एड्जॉर्बेंट सरफेस पे, जिस अधिशोषक की सतह पर जितने ज़्यादा एक्टिव साइट्स होंगे, जितने ज़्यादा छिद्र होंगे, उस एड्जॉर्बेंट सरफेस पे, उस अधिशोषक की सतह पर उतने ही ज़्यादा एड्जॉर्प्शन या अधिशोषण पॉसिबल होगा। क्लियर है? चलिए, अब हमने देखा कि ये हमारा एड्जॉर्बेंट सरफेस था, अधिशोषण था, अधिशोषक की सतह थी, इस पे हम प्रेशर लगा रहे हैं, अधिशोषक के कारण एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल नीचे की तरफ आ रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है? एड्जॉर्प्शन हो जा रहा है, अधिशोषण हो जा रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जब हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, जब हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, दाब बढ़ा रहे हैं, तो अधिशोषण क्या हो रहा है? हो रहा है ना। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएं तो अधिशोषण नहीं हो रहा है, एड्जॉर्प्शन आपका नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो अधिशोषण है, अधिशोषण या एड्जॉर्प्शन, ये प्रोपोर्शनल होता है किसके? दाब या फिर प्रेशर के। अब ये बिल्कुल क्लियर कट है, आप देख रहे हैं, इसमें कोई प्रूफ नहीं चाहिए आपको। आप दबाएंगे, मॉलिक्यूल्स आके चिपक जाएंगे, कण आके चिपक जाएंगे, एड्जॉर्प्शन, अधिशोषण हो जाएगा। और जब दबा रहे हैं, इसका मतलब क्या? प्रेशर लगा रहे हैं, और तभी आपका एड्जॉर्प्शन हो रहा है।
हाँ, एडजॉर्प्शन अपने आप भी हो सकता है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो काम कर ही रहा है, तो उस केस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, वायुमंडलीय दाब पे अधिशोषण की गति, एडजॉर्प्शन की जो रेट है वो स्लो हो सकती है। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि हर कोई चाहता है कि आपका काम जल्दी जल्दी हो जाए, तो आपने एक एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया। जब आप एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, जो आपका एडिशनल आपका दाब है, अतिरिक्त दाब जब आप लगा रहे हैं, तो देख रहे हैं अधिशोषण की गति, एडजॉर्प्शन का रेट क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो हमने यही चीज़ यहाँ पे लिख दी कि अधिशोषण जो होता है वो दाब के समानुपाती होता है, एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, अब एक साइंटिस्ट है फ्रेडरिक साहब, उन्होंने इसी को एक एम्पिरिकल रिलेशन के थ्रू दिखा दिया। ठीक है, एम्पिरिकल रिलेशन क्या होते हैं? एम्पिरिकल रिलेशन होते हैं ऐसे रिलेशंस जो कि आप देख रहे हैं। ठीक है, जो कि आप देख रहे हैं वो हो रहा है, लेकिन आपको उसके प्रूफ की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने एक रिलेशन एक्सप्रेस किया, which is I am writing here x by m is equal to k into p to the power 1 upon n। ये फ्रेडरिक का एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का इक्वेशन है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे जो x है, ठीक है, ये है मास ऑफ एडजॉर्बेट। ठीक है, मतलब क्या है? अधिशोष्य का द्रव्यमान। फिर आपका है m, ये है मास ऑफ एडजॉर्बेंट। इसको आप बोलेंगे हिंदी में अधिशोषक का द्रव्यमान। ठीक है, आपका k कांस्टेंट है, स्थिरांक, n भी कांस्टेंट है, स्थिरांक है, और p क्या है? दाब या प्रेशर। ठीक है, ये जो दो कांस्टेंट हैं k और n, ये क्या करते हैं? ये डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। ठीक है, ये अधिशोष्य और अधिशोषक की प्रकृति पे निर्भर करते हैं। क्लियर है? एडजॉर्बेट मतलब अधिशोष्य और एडजॉर्बेंट मतलब अधिशोषक, तो उनकी प्रकृति पे ये निर्भर करेंगे। ठीक है, एक और चीज, ये जो n है, ठीक है, ये n 0 से बड़ा होगा और 1 से हमेशा छोटा होगा। क्लियर है? ये जो n है ये 0 से बड़ा होगा और 1 से हमेशा छोटा होगा। चलिए इस ग्राफ को, इस कर्व को हम लोग प्लॉट करते हैं। ठीक है, ये कर्व ऐसे सामने बना हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग प्लॉट करते हैं, और इस प्लॉटिंग में x बाई एम ऊपर y एक्सिस पे होगा, आपका प्रेशर इस एक्सिस पे होगा। तो जब आप प्लॉट करते हैं तो आपको कुछ ऐसा कर्व मिलता है। ठीक है, आपको ऐसा कर्व कुछ मिलता है। ठीक है, आप इस कर्व को ध्यान से देखें तो आप इस कर्व को 3 रीजन्स में, 3 क्षेत्रों में डिवाइड कर सकते हैं। A to B, जहाँ पे ये बिल्कुल सीधा जा रहा है, रैखिक है, लीनियर वेरिएशन है। B to C में आप देख सकते हैं ये कुछ बेंड हो रहा है, वक्र हो जा रहा है, और C से D में आप देख रहे हैं कि कोई खास चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसी कर्व में आपको 3 क्षेत्र दिखाई दिए, 3 रीजन्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अब हम इन्हीं 3 रीजन्स को बारी बारी से यहाँ पे पढ़ते हैं। चलिए, पहला जो आपने, ये है आपका रीजन AB, क्षेत्र AB। ठीक है,
ए बी क्षेत्र में क्या हो रहा है, ठीक है। जब आपने दाब नहीं लगाया था, जब आपका एडजॉर्प्शन या अधिशोषण नहीं शुरू हुआ था, जब आपने प्रेशर नहीं लगाया तो एडजॉर्प्शन नहीं शुरू हुआ, ठीक है। उस केस में ये बिल्कुल लीनियर जा रहा है। अब देखिए ध्यान से, हम वापस इस पोर्शन पे आते हैं अपने। ये हमारी एडजॉर्बेंट सरफेस थी, अधिशोषक की सतह ये हमारी थी, और इस पे ये जो सर्किल्स बने हुए क्या हैं, ये एक्टिव साइट्स, ठीक है। अब इसके ऊपर आपके अधिशोष्य के कण आ रहे हैं, एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, और इन्हीं का एडजॉर्प्शन होना है। अब देखिए ध्यान से, अगर आप ध्यान से गिने 2, 2, 3, 5, 3, 8, 2, 10, 3, 11 एक्टिव साइट्स हैं। मतलब क्या है कि इस एडजॉर्बेंट सरफेस पे, इस अधिशोषक की सतह पे 11 डर्ट पार्टिकल्स या 11 गैस के मॉलिक्यूल्स का एडजॉर्प्शन हो सकता है। 11 गैस के मॉलिक्यूल्स का अधिशोषण हो सकता है, 11 से 12 नहीं होगा। 11 से 10 हो सकता है, पर 11 से 12 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ है कितने लोग, ध्यान से गिनेंगे, अगर नहीं भी होंगे तो हम इसको एक सब बना देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि ये मान लेते हैं टोटल 20, ठीक है, टोटल 20 है। अब क्या है कि आप प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है, आप प्रेशर लगा रहे हैं, फिर क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल पहले इस सरफेस को टच करेगा, गैस का वो अणु जो पहले अधिशोषक की सतह को टच करेगा, वो पहले एडजॉर्ब हो गया, वो पहले अधिशोषित हो गया। इसको ऐसे समझिए, एक क्लास पूरी खाली है, 40 सीट है, 100 बच्चे इंटर कर रहे हैं, ठीक है। अब जो 100 बच्चे इंटर कर रहे हैं, तो जो पहला बच्चा इंटर हुआ वो बड़े आसानी से बैठ गया, चाहे जहाँ, उसको जरा सा भी लेट नहीं लगा, ठीक है। दूसरा भी बैठ गया, तीसरा भी बैठ गया। लेकिन जब 40 की 40 सीट भर गई, ठीक है, और 41वां बच्चा जब बैठा, तो उसको अब जगह खोजनी पड़ रही है कि वो किसके बगल में बैठे, तो थोड़ा सा लेट होगा ना। तो टाइम के साथ क्या हो रहा है, एडजॉर्प्शन थोड़ा सा डिले हो रहा है, ठीक है। तो पहले शुरू करते हैं ए बी रीजन में क्या हो रहा है। ए बी रीजन वो क्षेत्र है, वो एरिया है जहां पर एडजॉर्प्शन प्रेशर के साथ साथ वेरी कर रहा है। जितना आप प्रेशर बढ़ाएंगे, एडजॉर्प्शन या अधिशोषण आपका उतना ही तेज होगा, ठीक है, बिल्कुल लीनियर वेरिएशन। और जब लीनियर वेरिएशन होगा तो इसका मतलब है x/m = k × p, है कि नहीं है भाई। ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये सरल रेखा है। सरल रेखा का इक्वेशन ऐसे ही होगा, समीकरण ऐसे ही होगा। अच्छा, ये ऐसे दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि 1/n का मतलब क्या हो गया, 1। ये तभी संभव है, ये x/m = k × p तभी संभव है जब क्या हो, 1/n की वैल्यू कितनी हो, 1 हो। इसका मतलब क्या है, n की वैल्यू कितनी हो, 1 हो। क्लियर है, n की वैल्यू कितनी हो, 1 हो, ठीक है। आपने देखा जब आप प्रेशर लगा रहे थे, दाब लगा रहे थे, तो शुरू में एडजॉर्प्शन बढ़ रहा था, अधिशोषण बढ़ रहा था। बताया ना कि 40 बच्चों की क्लास है, 40 सीटें हैं, बच्चे घुस रहे हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे बैठना शुरू करेंगे तो तुरंत बैठेंगे, शुरू में तो तुरंत बैठेंगे, ठीक है। एक ऐसा समय आएगा, ठीक है, हम इसकी बात करते हैं रीजन सी डी, क्षेत्र सी, ठीक है। एक ऐसा समय आएगा कि जब 40 की 40 सीट भर जाएगी। इन केस अगर एक सीट पे 2 बच्चे बैठते हों तो वो भी पोर्शन कवर हो जाए, ठीक है। क्या है, 40 सीटों पर 80 बच्चे बैठ गए, बाकी 20 बच्चे जगह नहीं पाए, ठीक है। अब 20 बच्चे जब जगह नहीं पाए तो वो क्लास में खड़े होकर तो रहेंगे नहीं, ठीक है, वो क्या करेंगे, क्लास से बाहर निकल जाएंगे। तो यही सेम काम यहाँ पे हो रहा है। जैसे ही 11 मॉलिक्यूल्स, 11 कण एडजॉर्ब हो जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं, 12वां कण आप जितना भी प्रेशर लगा लें, जितना भी प्रेशर लगा लें, जितना भी दाब लगा लें, वो एडजॉर्ब नहीं हो सकता है, ठीक है, उसका अधिशोषण संभव नहीं है, ठीक है। और यही चीज यहाँ पे दिखाई जा रही है। देखिए आप ध्यान से, आप प्रेशर तो लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन एडजॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, ऊपर की तरफ कोई चेंज आ रहा है, कोई परिवर्तन आ रहा है, नहीं ना। इसका मतलब क्या है कि एडजॉर्प्शन या अधिशोषण नहीं हो रहा है। एडजॉर्प्शन जो है वो दाब से, अधिशोषण प्रेशर से फ्री हो चुका है, ठीक है। और अधिशोषण अगर प्रेशर से फ्री हो चुका है, इसका मतलब क्या है कि x/m = k और p⁴ या फिर x/m = k, है कि नहीं भाई। प्रेशर से अगर फ्री है तो p⁴ होना चाहिए, है कि नहीं। अब p⁴ है, इसका मतलब क्या है कि 1/n की वैल्यू कितनी होगी,
0। ठीक है, एक एरिया हम लोगों ने पढ़ा ए बी, जहाँ पे एडजॉर्प्शन अधिशोषण पूरी तरीके से दाब पर, प्रेशर पर निर्भर कर रहा था। जितना प्रेशर लगा रहे थे उतना आपका अधिशोषण एडजॉर्प्शन हो जा रहा था। और एक एरिया हम लोगों ने ऐसा पढ़ा सी डी, जहाँ पर आप कितना भी प्रेशर लगाते, ठीक है, वो एडजॉर्प्शन, वो अधिशोषण नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एडजॉर्बेंट सरफेस की, अधिशोषक के सतह के जितने भी छिद्र थे, जितने भी एक्टिव साइट्स थे, वो क्या हो चुके हैं? ऑक्युपाइड हो चुके हैं, भर चुके हैं। और जब एक बार भर चुके तो अभी दोबारा तो करेंगे ना, किसको निकाल दें? ठीक है, तो उस केस में आप कितना भी प्रेशर लगा लें, ये एडजॉर्प्शन अधिशोषण यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, अब एक बीच का रीजन आता है, ये देख लेते हैं। आपको बीच का एक रीजन बी सी, ठीक है, इस रीजन में क्या हो रहा है? आप देख रहे होंगे कि प्रेशर के साथ एडजॉर्प्शन वेरी कर रहा है, दाब के साथ अधिशोषण हो रहा है, पर उस तेजी से नहीं हो रहा है। ठीक है, उस तेजी से नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये 11 साइट्स हैं, ठीक है, 11 साइट्स हैं, इसमें से मान लीजिए अगर आपके 9 भर गए, ठीक है, 9 भर गए, कोई भी 9 भर गए, हम बस ऊपर की बात लेंगे, कोई भी 9 भर गए। अब बाकी बचे यहाँ पे 15 लोग, ठीक है, 15 लोगों को बस 2 ही जगह अवेलेबल है। ठीक है, तो क्या होगा? उन 15 में एक तो लड़ाई हो सकती है, ठीक है, या फिर जो पहले आएगा उसको मिलेगा, और ये भी हो सकता है कि उन 15 को जगह खोजनी पड़ जाए। तो इन सब प्रोसेस में आप क्या देख रहे हैं कि लेट हो रहा है, डिले हो रहा है। एडजॉर्प्शन अधिशोषण की गति क्या हो रही है? धीमी पड़ रही है। क्यों पड़ रही है? क्योंकि अब एक्टिव साइट्स का नंबर कम है, छिद्रों की संख्या कम है, और अधिशोष्य के कारण एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल्स क्या हैं? ज़्यादा है। ठीक है, तो उस केस में आप देख रहे हैं कि x/m इज इक्वल टू k इंटू पी टू द पावर 1/n। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा कि एक ही कर्व में 3 एरिया मिल गए। रीजन ए बी एरिया में प्रेशर जैसे लगाएंगे वैसे आपका एडजॉर्प्शन होगा, दाब जैसे लगाएंगे वैसे आपका अधिशोषण होगा। सी डी में प्रेशर लगाते रह जाइए, दाब लगाते रहिए, अधिशोषण नहीं होगा। और बी सी में प्रेशर लगाइए, दाब लगाइए, अधिशोषण होगा, एडजॉर्प्शन होगा, पर स्लो होगा। क्लियर है? ये चीज़ें हो गई। चलिए अब क्या करते हैं, इस कर्व से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और ये जो ऊपर फ्रेंडलिक का आपको एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का समतापी वक्र का समीकरण लिखा है, इक्वेशन लिखा है, उसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर हम दोनों साइड लॉग ले लें तो हमको क्या मिल जाएगा? log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/m log p। ये चीज़ हमको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, अब हम इसको प्लॉट करते हैं। ठीक है, इसको अगर हम प्लॉट करें, ठीक है, तो अब देखिए ये क्या है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, सरल रेखा का एक समीकरण है। कैसे पता चला? क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर देखिए कितनी है, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। ठीक है, तो अब आप इसको कंपेयर करिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। ठीक है, हमने y एक्सिस पे ले लिया log x/m, और x एक्सिस पे ले लिया आपका log p। ठीक है, देखिए y पे हो गया log x/m, x पे हो गया log p। ये जो x का कोफिशिएंट होता है m, जो x का गुणांक होता है m, उसको हम क्या बोलते हैं? ढाल बोलते हैं या स्लोप बोलते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हमारा x एक्सिस क्या है? हमारा x अक्ष क्या है? ये log p है। log p का कोफिशिएंट या फिर आपका जो गुणांक है वो क्या है? 1/n। तो हमको इस इक्वेशन में जो ढाल मिलेगा, स्लोप मिलेगा, वो क्या हो जाएगा? 1/n मिल जाएगा। ठीक है, दूसरे ये जो c है, ये c क्या होता है? y एक्सिस पे इंटरसेप्ट होता है, y अक्ष पर अंतःखंड होता है। ठीक है, तो ये आपका हमारा हो जाएगा, ये c की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब आप इसको अगर प्लॉट करें तो ये लाइन कुछ ऐसी जाएगी। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट है, अभी बताया क्यों है। देखिए y एक्सिस पे इंटरसेप्ट या y अक्ष पे अंतःखंड, ये क्या है? ये इतनी जो वैल्यू है ये क्या हो गई आपकी? log k हो गई। ठीक है, और फिर अभी बताया ना
ये इस लाइन का जो स्लोप है थीटा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1/n, ठीक है। तो ये सारी कहानी आपने